राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 7th का चैप्टर 6 ज्योग्राफी का आज का वीडियो है। जो नए हैं वो अदर प्लेलिस्ट देख ले, जो क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैंने बनाया है। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जाके देख लें। और एनसीईआरटी को पूरा कवर किया गया है। वीडियो लंबी हो सकती है कोई भी, लेकिन और कोई छोटी भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कि छोटी वीडियो दे दे, आधा छोड़ दे। तो आप हाफ हाफ करके देखिएगा, लेकिन आप पूरा देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जिस पर आप नोट्स लेना चाहें तो बहुत मामूली फीस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। फ्री नहीं दे रहे हैं, फ्री दे सकते हैं, लेकिन दे इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। और आप पढ़ेंगे नहीं, जब कुछ पैसे देते हैं तो आप पढ़ेंगे भी, क्योंकि पैसे जब खर्च होते हैं मेहनत का, तो ज्यादा मेहनत से कोई भी पढ़ेगा। ओके। जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है किसी भी, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी अच्छा एनसीईआरटी की पकड़ हो जाए। और आगे अदर सीडीपी और लैंग्वेज भी चलाएंगे। ओके। हिंदी लैंग्वेज हम ही पढ़ाएंगे और इंग्लिश के लिए एक टीचर हैं मेरे पास, वो पढ़ाएंगे। ओके। और जल्द ही हम जो है अ, वीडियो भी चलेगा मेरा साथ में। अभी अभी तो ऐसे कैमरे के पीछे पढ़ा रहे हैं। ओके। सो शॉर्ट वीडियो सैटरडे संडे में आता है, जो यही एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो आप उसको भी देखिएगा। जो पढ़ा चुके हैं, जो आगे रहेगा, उस पर मैंने बनाया है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ज्यादा रीच देता है लोगों तक पहुंचने के लिए, इसलिए बनाते हैं। लेकिन मैंने कोई एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं बनाया है, उसको अपने एनसीईआरटी से जोड़ दिया है, यानी एनसीईआरटी का ही कंटेंट लेकर बनाया है। ओके। चलो, बहुत बातें कर ली, आगे बढ़ते हैं। नाम है लेसन का, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय उपोषण प्रदेश। इसमें देखिए, आप तस्वीर में देखिए, कितने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। वेशभूषा अलग है, कोई टोपी लगाया है तो कोई ऐसे है, कोई कम कपड़े पहना है, कोई, मतलब इससे पता चलता है कि कहीं ठंडक है तो कहीं गर्मी है, कहीं ठंडक है तो कहीं चिपचिपाहट है, कहीं गर्मी है। ये सारी चीजें तो विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों का है। और जैसा अब भारत में गर्मी चल रही है, तो अ, विश्व के सभी हिस्सों में गर्मी नहीं चल रही है। कई जगह जो है वो ठंडक रहेगी, और कई जगह बहुत ही ठंडक रहती है और हमेशा रहती है। तो ये सब बातें इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। जिसमें अमेजन नदी का, अमेजन बेसिन का ज्यादा कवर किया गया है इस लेसन में। फिर उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को कवर किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अमेजन का भी बनता है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो इंडिया में है, इसलिए उससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही। अमेजन में सॉरी, अमेजन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये जो अ, हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे, ज्यादा समझ में आ रहा होगा। जो ये रहता है, एक सेकंड, ये जो एटलस होता है, ग्लोब होता है, उसमें बीच से जो बटता है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उससे उत्तर की साइड में पेंसिल, पेंसिल ऐसे ऐसे समझिए। आगे से हम पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो ये कर्सर पर नजर रखिएगा, जहाँ ये कर्सर जा रही है, उसी पर नजर रखिएगा।
तो जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इससे बीच से जाती है और इसके उत्तर की तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये बता चुके हैं कैसे जानते हैं, और वही चीज आप कॉपी में बना के फिर किसी चीज का दिशा और सब समझिएगा। तो उसमें जो है उत्तर की साइड 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण के मध्य, दोनों बीच को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, इसी प्रदेश से यानी इसी रेखा से होकर अमेजन नदी बहती है। पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में यानी पश्चिम मतलब इस साइड में, पश्चिम से पूर्व में जो है बहती है, अंध महासागर में पहुंचती है जाके। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बेलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है यानी बहती है। सो ये हो गया। अब अमेजन कैसे पड़ा इसका नाम, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों यानी जो खोजकर्ता होते हैं, तो स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। एक समय जो रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा एक समूह थी, उसने आक्रमण किया था और उसी टाइप से इन्होंने आक्रमण किया तो याद दिला दी, इसीलिए इसका नाम वही उसी से पड़ गया अमेजन। इन अन्वेषकों ने नाम रख दिया। ये देखिए अमेजन बेसिन, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियां वो होती हैं जो यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ किसी क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है। जैसे गंगा की कई सहायक नदियां हैं, सोन है, सब हैं। यही छोटी जो नदियां होती जो बाद में उन्हीं में मिल जाती हैं, उन्हीं को सहायक नदियां बोलती हैं। तो बहा कर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बेसिन किसे कहते हैं, ये इसका भी अर्थ देखिए, जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, यानी जहां जल संग्रहित रहता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ओके, सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये पीने योग्य नहीं है, अभी इसके बारे में सब पढ़ेंगे। जलवायु, जलवायु कैसी होती है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ अ, गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। जब गर्म हवा रहती है और आर्द्रता होती है तो चिपचिपाहट वाली गर्मी लगती है, जो सबसे ज्यादा जैसे उमस वाली होती है। जैसे हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में और भी उत्तर साइड में है, तो उत्तर साइड का बता रहे हैं। जैसे जब बारिश होती है और फिर नहीं होती, किसी समय मौसम बनाए है नहीं बारिश हो रही, तो हुमस के साथ बहुत चिपचिपाहट वाली गर्मी होती, सेम वैसे। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी बादल बादल कुछ वैसा बनाता नहीं है ऐसे इधर भारत में बनाता है और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन के बारे में, यानी यहाँ के वन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन मतलब खूब घने, जैसा ये तस्वीर में देखिए कितने कितने घने एकदम, जैसे छप्पर। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम
बनी रहती है। यह केवल वही वनस्पति पनप सकती है, यहाँ पे सिर्फ वही वनस्पति पनपती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होती है। ब्रोमीलाइड क्या होता है? सीधे ही लिखा है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जो ब्रोमीलाइड है ये पौधे की पत्तियों में जल को संचित करके रखता है और मेढक जो है वो जाता है इस जल के पॉकेट का उपयोग अपने अंडा देने के लिए कर लेता है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, जैसे टुक्कन, देखिए तस्वीर देखिए टुक्कन की, ये देखिए टुक्कन महाराज। टुक्कन गुंजन पंछी रंगीन पच्छती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर और स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर सांप अजगर तथा एनाकोंडा तथा बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। नहीं, काफी चीजें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षावन के निवासी, अब वर्षावन के निवासी कैसे होते हैं? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती है? महिलाएं जो है फसलों का ध्यान रखती हैं। और कौन से फसल? जैसे टेपियोका, अनायास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। कुछ पता नहीं आज मिले कल और कितना मिले या ना मिले। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में क्या होता है? किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। उसके बाद जमीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। जमीन के टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाता है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये होती है। अच्छा, कमेंट में बताइएगा ये कर्तन एवं दहन किसान की पद्धति जो है, चलिए इसको पहले एक लाइन में बता दें। कर्तन और दहन कृषि पद्धति में क्या होता है कि जो वहां के लोग हैं वो एक जगह खेती करते हैं, फिर इसको बाद काट देते, फिर करते हैं, फिर 2-3 बार करने के बाद वहां से पूरा सब कुछ काट पीट के और जला देते हैं, फिर छोड़ के दूसरी जगह करते हैं, ताकि बारिश वारिश से फिर वो उपजाऊ हो जाता है, फिर बाद में वहां पे करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ऐसी ही कौन सी पद्धति भारत में प्रचलित थी जो यहाँ के आदिवासी लोग, ये भी आदिवासी हैं, आदिवासी लोग कृषि करते थे, कौन सी पद्धति से? ऐसे ही सेम यही पद्धति, एक जगह खेती की फिर जला दिया फिर दूसरी जगह करते थे। ओके, कमेंट में बताइएगा। जो भी बताएगा सही आंसर उसका नाम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और क्या करते थे ये लोग? वे कर्तन इनका मुख्य आहार मेनियोक था, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जैसे आलू जमीन के अंदर पैदा होता है, वैसे वहां एक कसावा नाम की
का कोई सब्जी होता है जो पैदा होता था। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। अब भगवान बताओ। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। नकदी फसल कॉमर्शियल फसल को बोलते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन जो होते हैं, क्योंकि वन काफी होते हैं ही है, जहां वर्षा होगी वहां वन ज्यादा हो गए, तो घरों के लिए लकड़ी प्रदान होती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलोका, ये नाम याद रखिएगा, ऐसे नाम सीटेट में पूछ ले या DTSSB में, मोलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते थे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अमेजन के लोग किस टाइप के अपार्टमेंट में, अमेजन के लोग के अपार्टमेंट का क्या नाम था? तो मोलोका, ये बोल सकते हैं। Okay. जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती, इनकी छत ढलान वाली होती थी क्योंकि लगातार बारिश होती थी, तो अपना पानी बहता रहे उस हिसाब से होता है। पुराने समय में वन पर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन क्या हुआ कि 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। जिससे क्या हुआ, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट होने लगे। लोग पर्यटन का जगह बना देते तो वहां गंदगी कूड़ा करकट सब करते ही हैं, फिर वो उसकी वो बात नहीं रह जाती। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। प्रतिवर्ष हो रहा है। कैसे? वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। देखिए किस टाइप से, समझिए। ये यहां से ऐसे बढ़ते हुए जाइए तीर के निशान के साइड में। देखो, मान लिया ऐसे ऐसे वन लगे हुए थे खूब, फिर उनको काटा गया, ऐसा बनाया गया, सुंदर किया गया, फिर और काटते गए और यहाँ तक पहुंच गए। तो ये देखो मिट्टी ढलती गई। जब वो वन कट जाते हैं, पेड़ पौधे कट जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो ढाल जो है मिट्टी सब बह जाती है। वनों का काम इसलिए है जरूरी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये है इंडिया का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गड़क, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, यानी बहती हैं। देखिए कितना विशाल है, बहुत ही विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा की तो चर्चाएं ज्यादा ही हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, भारत की ही मानसूनी है। मानसूनी जलवायु में क्या होता है? मानसून, भारत की मानसूनी जलवायु में है मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। पहले एक डेट रहती थी 5 जून से, 5 जून के बाद से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन अब और बढ़ ही गई है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। नाम ही तभी रखा गया है वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति है। बेसिन वाली जगह पर जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, क्योंकि ढाल होती है इसलिए लोग कम रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है।
यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। चलिए जनसंख्या घनत्व पहले समझा दें। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 यानी 1102 है। तो ये सब वजह है। अच्छा, एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें सब कुछ लिखा रहता है। बस एक टीचर की हेल्प हो जाती है कि कोई शब्द ऐसा है जिसका कहीं नहीं लिखा, समझा सके। वरना उसमें सब कुछ लिखा ही रहता है। जैसे जनसंख्या घनत्व की बात आई तो उसने सीधे शब्दावली लिख के बता दिया। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास वाले में पानी की कमी रहती नहीं, तो वहां पे धान, जहां पानी की प्रचुरता होती है वहां धान की खेती बम्पर होती है। चूंकि धान की खेती के लिए अ, पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसल गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी लगते हैं। केले की खेती नहीं, केले के बागान ही बोलते हैं, क्योंकि बाग की तरह लगते हैं। जैसे बाग पेड़ होते हैं नहीं आमों के, वैसे। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार में, अच्छा ये सारी बात इसलिए याद रखना। हाँ, चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे नाम बोल दिया गया। तो आपको सारे अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर आपने जो है 6 to 8 एसएसटी पूरा कंप्लीट कर लिया। कुछ भी अलग से लूसेंट या अदर किसी सब्जेक्ट जो भी बुक आते हैं, नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं क्या होती हैं, ये देखिए। वेदिकाएं अभी जब नीचे आएगा तभी बता देंगे। चलिए वेदिका बता ही देते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर, जो खड़ी ढलान है इस पर समतल पहले बराबर सतह कर लिया जाता है। फिर कृषि करने के लिए बनाया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से यानी तेजी से ना हो जाए। इतना, अब वैसे भी ढलान है तो प्रवाह तो होगा, लेकिन बहुत तेजी से नहीं कि सींचा या पानी ऊपर से बरसा खट से नीचे गिर गया। ये देखिए मैंने बना दिया था। खट से नीचे नहीं गिरेगा, कुछ रुकेगा तब जाके कहीं गिरेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में सागवन, साखू, पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपात पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्रो वन भी से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र जो है वो मैग्रो वन से घिरा है। डेल्टा क्या होता है ये हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। फर जैसे शंकुधारी पेड़ होते हैं। ये मैंने बनाया थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये देखिए, एक सींग वाला गेंडा, मगर, ये सब पाए जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और ये एक कहानी के फॉर्म में है जो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, जो है इस कोशिश करेंगे इसका जो पीडीएफ है वो हम इस वीडियो में लगा दें। वैसे पीडीएफ सभी का लगा ही दे रहे हैं।
बस उसमें आप पीडीएफ पर जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे एनसीईआरटी की, तो आप उसी सब्जेक्ट पर देख लीजिएगा। झील जीविका का साधन, देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में, यानी पीने योग्य पानी जिसमें जो क्षारीय नहीं है, जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन। दी डॉल्फिन बहुत लोग कहते हैं, सुसु नाम है। कहा जाता है कि सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो प्रजातियों को ये सब नष्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना भी तो जरूरी है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, फला शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये, और इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो यहाँ पे है इसका आंसर। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। एक होमवर्क है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को क्या नाम दिया जाता है, मेट्रो सिटी, मिनी सिटी, या और कुछ, जो भी दिया जाता है, या आप कमेंट में लिखिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही आ जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। प्रदूषित होगी ही, नाली वाली कहाँ निकालेंगे। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, यानी 4 मार्ग हैं। मैदानी इलाकों के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग, और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पंतन है। कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित है, जो बहुत महत्वपूर्ण पंतन है और बहुत पुराने समय से आज भी है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पंतन भी स्थित है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, नमामि गंगे, ये हो गया आंसर। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बोध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम। ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते ही हैं। ओके, बिहार में बोध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यान, यानी मानस कहाँ है ये है असम। ये सब फेमस जगह है। तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, जैसे कई दार्शनिक स्थल हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातीय संस्कृति है वो देखने काफी लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चल, लेसन समाप्त हो गया। चलिए, लॉन्ग था लेकिन हो गया खत्म। लेसन खत्म, पैसा हजम। और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है समझ में आएगा ही, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया ही है। लेकिन अगर किसी को तब भी कम समझ में आया है, पहली बात, एक बार अपने आप भी पढ़ना चाहिए, तब ज्यादा समय तक याद रहता है। तो एक बार खुद जो एनसीईआरटी पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है लिंक, उस पर ही क्लिक करके जाके पढ़ सकते हैं और नोट्स खुद बना सकते हैं। जो मैंने बताया यही पॉइंट आप नोट्स में लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, फिर टेस्ट नीचे लगा के अपना, लेकिन नोट्स बनाना तो आता ही होगा। लेकिन अगर आपको समय बचानी है और बहुत ही मामूली पैसे में लेनी है,
तो आप किसी भी चैनल से ले सकते हैं, हमें किसी चैनल का पता नहीं है, लेकिन सब अच्छा खासा पैसा लेते हैं। लेकिन आपको मेरे चैनल पर एक बेनिफिट मिले